everyone. This is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education. आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस के लास्ट का कुछ पोर्शन कवर। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच के कुछ डिफरेंसेस का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं। शेप के बिहाफ पे बात करें तो सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड है, लिक्विड्स और गैसेस की फिक्स्ड शेप नहीं होती है। वॉल्यूम के हिसाब से सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम रहता है और गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगी, लिक्विड्स की उनसे कम, गैसेस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की सबसे लीस्ट या वीकेस्ट होगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में सॉलिड्स में नेग्लिजिबल स्पेस, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा और गैस में मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के केस में सॉलिड्स बहुत रिजिड होंगे, वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड्स कैन फ्लो, दे आर लेस रिजिड, और गैसेस बिल्कुल आराम से इजीली फ्लो कर पाएंगी, वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी के केस में अगर बात की जाए तो सॉलिड्स बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स भी कुछ खास कंप्रेसिबल नहीं होंगे, पर गैसेस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन डिफ्यूजन, सॉलिड्स हैव लीस्ट, liquids have more than solids, and gases have highest rate of diffusion and kinetic energy. There exist two more states of matter जो हम कॉमनली बुक्स में क्लास 9th और 10th में नहीं पढ़ते। फर्स्ट, विच इज़ प्लाज्मा। इस स्टेट में सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं। इनफैक्ट सन और स्टार्स भी इसीलिए ग्लो होते हैं क्योंकि उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की थी इस स्टेट ऑफ मैटर के लिए। उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये नया स्टेट प्रिडिक्ट किया। अब ये कैसे बनता है? ये स्टेट ऑफ मैटर एक एक्सट्रीमली लो डेंसिटी को गैस को कूल करके बनता है। नाउ we talk about one of the most important topic of this chapter, which is evaporation. Evaporation क्या होता है? आपने नोटिस किया होगा घर के बाहर जब हम कपड़े सुखाते हैं वो अपने आप ही सूख जाते हैं, हमें कुछ एक्सटर्नल हेल्प करने की ज़रूरत नहीं होती। So, the process of conversion of a substance from its liquid state to its gaseous state, जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, बट वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अभी तक नहीं पहुंचा है, उससे नीचे ही चाहे वो कन्वर्ट हो जाए, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। लेट्स से क्यों? अगर इवेपोरेट हो रहा है पानी तो वो अपने आसपास से एक एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अपनी सराउंडिंग से एक एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। क्यों करेगा? टू रीगेन द एनर्जी विच इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। एंड इस अब्जॉर्प्शन की वजह से वो आसपास की जगहों को ठंडा कर देगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कुछ एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम में डालें तो उसमें आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? बिकॉज जब ये पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं तो वो आपकी पाम से एनर्जी गेन करते हैं, दैट इज़ द रीज़न आपको पाम में ठंडा फील होता है। अब हम बात करेंगे कि देयर आर 4 मेन फैक्टर्स जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इवेपोरेशन भी होगा। जब
हमें कपड़े सुखाने होते हैं, जितना ज़्यादा हम उनको फैला के सुखाएंगे उतना ज़्यादा पानी जल्दी सूखेगा। सेकेंड, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है। हमारे आसपास की हवा एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर अपने अंदर नहीं रख सकती। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी हवा में ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, और जब ह्यूमिडिटी कम होगी तब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लास्ट, विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही जल्दी पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर हवा के साथ उड़ जाएंगे और हवा के पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी वाटर वेपर रिटेन करने की, और कपड़े जल्दी सूखेंगे। दैट मीन्स इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सो आई रिपीट, जितना ज़्यादा विंड स्पीड उतनी ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमें गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हमारा जो पर्सपिरेशन रेट होता है, स्वेटिंग रेट होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉटन, इट इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर। वो पानी को अपने में सोक कर लेता है और सोक करके वो एटमॉस्फेयर तक एक्सपोज कर देता है, एयर में उसको एक्सपोज कर देता है। एज अ रिज़ल्ट इवेपोरेशन होता है, और जब इवेपोरेशन होगा तो वो अपने आसपास से एनर्जी गेन करेगा और हमारी बॉडी को ठंडा फील कराएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न हमें गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है कि जब भी हम एक आइस कोल्ड वाटर का ग्लास देखते हैं, हम नोटिस करते हैं कि उसके आउटर सरफेस में, बाहरी एरिया में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब ये क्यों? लेट्स सी। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, एंड जब ये कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आता है तो अपनी एनर्जी लूज करने के कारण लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह देखते हैं। So we're ending our chapter here. I hope you've no doubts. For any doubt or query, please post in the comment section. Thank you and have a very nice day. Keep watching, keep learning.